भारत के पड़ोसी देश नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। पिछले 2 दिन से नेपाल में जैनजी की विद्रोह क्रांति की आग में पूरा नेपाल झुलस रहा है। इस वक्त नेपाल में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ना कोई मंत्री है, या यूं कहें कि नेपाल में तो कोई सरकार ही नहीं बची है। इस वक्त कोई ऐसा नेता नहीं जिसके कहने पर आंदोलन रुक जाए, थम जाए और ठहर जाए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कल भारी विरोध के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घर फूंक डाले, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मारा, घरों में घुसकर मारा। नेपाल के युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्से की आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। नेपाल की सरकार की विदाई के बाद नेपाल की युवा शक्ति इतना जश्न मना रही है कि यह गुस्सा सरकार के खत्म होने का जश्न ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे सालों से नेपाल में चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता है। आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल में युवाओं के गुस्से की वजह क्या है, क्यों जो युवा थे, जो जैनजी थे, वो आखिर सड़कों पर आ गए। ये जानना और बताना आपको बेहद जरूरी है। तो नेपाल में तख्ता पलट क्यों हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस ग्राफिक्स को समझिए। सोशल मीडिया जब बैन किया गया, जो 26 सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं, जब उन्हें बैन किया गया, उसके बाद ये चिंगारी जो थी वो भड़क पड़ी। बैन से युवाओं में नाराजगी आ गई। नाराजगी क्यों आई? क्योंकि युवा अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए रखते थे और इससे नाराजगी आ गई। 4 सालों में 3 बड़े जो घोटाले हैं वो किए गए हैं। 4 सालों में 3 बड़े घोटाले किए गए और ये जो घोटाले थे वो 1000-2000 करोड़ के नहीं, 70,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, जिसने युवाओं को एकजुट कर दिया। गिरी बांध भूमि स्वैप घोटाला, यह घोटाला 39,000 करोड़ का था। इसके अलावा 2021 में 54,600 करोड़ का घोटाला। तो आप इस घोटाले की फेहरिस्त को समझिए और आप जानने की कोशिश करिए कि नेपाल के युवाओं में गुस्सा क्यों है। 2023 में 13,600 करोड़ का जो घोटाला है वो किया जाता है, जिससे नेपाल की आवाम में गुस्सा जो है वो चरम पर हो जाता है। कोऑपरेटिव घोटाला जो 2024 में हुआ, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, यह 59,600 करोड़ यानी 70,000 करोड़ का यह घोटाला हुआ था। राजनीति में वंशवाद है, भाई भतीजावाद जो है वो इस समय चरम पर है नेपाल में। भाई भतीजावाद के चलते जो युवा है वो सड़कों पर आ गए, अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठाना, यह बात नेपाल के नागरिकों को नागवार गुजरी है और यही वजह है कि नेपाल के जो युवा है वो सड़कों पर आ गए। नेताओं के जो बच्चे हैं उनकी विदेश यात्रा, यानी जो नेपोटिज्म है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही थी और यह दिखाया जा रहा था कि किस तरह से शानो शौकत की पार्टियां ये जो नेताओं के बच्चे हैं वो कर रहे थे। ये जब शानो शौकत की पार्टियों की तस्वीरें आई तो उसके बाद चिंगारी भड़क उठी। नेपाल में बेरोजगारी दर 10 से 12% है। 2 साल पहले नेपाल में बेरोजगारी दर 10% थी, लेकिन पिछले 2 सालों में 12% हो गई। 5 साल में 3 सरकारें आई। पिछले 5 सालों में नेपाल में लगातार जो सरकारें हैं वो बदलती रहीं। 2008 से 14 सरकारें जो हैं वो अभी तक नेपाल में बदल चुकी हैं, यानी कोई स्थिर सरकार जो है वो नेपाल में नहीं आई। चीन की तरफ ओली सरकार का जो झुकाव था वो वहां के युवाओं को और नेपाल के लोगों को नागवार गुजरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीन के साथ दोस्ती ठीक नहीं है। अमेरिकी प्रभाव में कई जो फैसले हैं वो लिए गए। भारत जो उनका भरोसेमंद दोस्त था उसको दरकिनार करने की कोशिश की गई। अमेरिकी प्रभाव में फैसले लिए गए, चीनी प्रभाव में फैसला लिया गया और ये जब फैसले लिए गए तो ये एक चिंगारी का काम किया और सोशल मीडिया पर जो बैन हुआ उसने पूरे यूथ को एक साथ कर दिया, क्योंकि अब बहुत हुआ, एक बहुत हुआ। और यही वजह है कि साल 2008 में जब नेपाल में राजशाही जब खत्म हुई थी तो उसके बाद लोकतंत्र आया। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे लोकतंत्र आया। सबसे पहले 17 साल में जो 15 सरकारें गिरी हैं उसमें देखिए पुष्प कमल दहल प्रचंड अगस्त 2008 से 2009 मई तक, यानी 1 सालों तक वो सरकार में रहे। उसके बाद प्रचंड पहले प्रधानमंत्री बने और आपको ध्यान में होगा, और उसी के बाद ये फैसला लिया गया था और कहा गया था कि नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, नेपाल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र रहेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा।
और यह इबादत वहां से लिखनी शुरू हुई है। पुष्प कमल दहल प्रचंड 9 महीनों के बाद ही उन्होंने अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति से टकराव के बाद सरकार जो थी वो अस्थिर हो गई थी, यानी 1 साल भी ये जो सरकार थी वो नहीं चली। उसके बाद वो चेहरा देखिए, माधव कुमार ये बने नेपाल के दूसरे प्रधानमंत्री। मई 2009 से लेकर फरवरी 2011 तक, यानी 1 साल 8 महीने ये सरकार रही। सरकार गठबंधन पर बनी थी, कई पार्टियों को एक साथ लेकर यह सरकार बनी थी और लगभग 1.5 साल के बाद यह जो सरकार थी, यह सरकार गिर जाती है। 1.5 सालों के बाद, महज 1.5 सालों के बाद राजनीतिक असहमति, आपसी खींचतान और जनता का जो दबाव था वो बहुत ज्यादा था, जिस दबाव को ये झेल नहीं पाए। अब हम तीसरे नाम पर आते हैं, झलनाथ खनाल। फरवरी 2011 से अगस्त 2011 तक, यानी 1 साल भी जो इनकी सरकार है वो नहीं चली। महज 6 महीने में इनकी सरकार जो है वो गिर गई। गठबंधन के अंदर भरोसे की जो कमी थी वो साफ नजर आई, यानी तीसरे प्रधानमंत्री गए। बाबूराम भट्टाराई अगस्त 2011 से मार्च, यानी ये भी जो थे 1 साल इन्होंने अपनी सरकार को नहीं चला पाए। माओवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता ने सत्ता संभाली थी। बाबूराम यानी प्रचंड के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति थे। संसद में असहमतियां और चुनाव न होने के चलते सरकार जो थी वो अस्थिर हो गई और 2013 का वो साल जब संसद को भंग करना पड़ा और इनको अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा। अब अगले 5वां नंबर, खिलराज रेग्मी। मार्च 2013 फरवरी से 2024 तक सरकार इन्होंने चलाई और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश रिवल राज को ही अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो है वो दिया गया था। उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो था वो चुनाव करवाना था। उसके बाद एक नया नाम आता है, सुशील कोइराला। फरवरी 2014 से अक्टूबर 2015 तक, यानी 1 साल तक नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने अपनी सत्ता को संभाली। उनके कार्यकाल में 2015 में एक भूकंप आता है, बड़ा भूकंप जो आता है वो आता है और गठबंधन राजनीति के चलते वो टिक नहीं पाते हैं। गठबंधन की राजनीति का जो भूकंप आता है, उसके बाद देखिए केपी शर्मा ओली। पहली बार केपी शर्मा ओली अक्टूबर 2015 में प्रधानमंत्री बने, अगस्त 2016, यानी उस समय भी 1 साल का टेन्योर उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे। पहली बार ओली जो है वो प्रधानमंत्री बने। गठबंधन सहयोगियों से रिश्ते जो थे उनके बिगड़ गए और महज 10 महीने के बाद इनकी जो सरकार है वो गिर जाती है। इसके बाद फिर आते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगस्त 2016, जून से 2017, यानी दूसरी बार इनकी सत्ता में वापसी होती है। शेर बहादुर दोइबा से इन्होंने समझौता किया होता है और 9 महीने के बाद ये अपने पद को छोड़कर दोइबा को पद जो है वो सौंप देते हैं। अब देखिए शेर बहादुर देउबा, जून 2017 फरवरी से 2018, यानी इन्होंने भी 1 साल सरकार नहीं चलाई। नीतिगत मामलों में सरकार कमजोर जो है वो साबित हुई। उसके बाद सरकार गिरी। फिर केपी शर्मा ओली आ गए। फरवरी 2018 से मई 2021 में दूसरी बार ये प्रधानमंत्री जो हैं वो बन रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी हुई, भंग करने के लिए विवाद हुआ, संसद को भंग करने के लिए विवाद हुआ और 3 सालों के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, यानी 3 सालों तक ये सरकार नहीं चला पाए। फिर केपी शर्मा ओली आए मई 2021 से जुलाई 2021 तक। अब आप समझिए इस आंकड़े को, तीसरी बार अल्पमत की उन्होंने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री बने और 2 महीने तक ही इनका काज रहा, यानी महज 2 महीनों तक ही यह सरकार चला पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कदमों को असंवैधानिक करार दिया, अपनी फिर से एक बार सत्ता को खोना पड़ा। उसके बाद फिर आते हैं शेर बहादुर, जुलाई 2021 दिसंबर 2022, यानी 1 साल। उस समय कोविड आया था, कोरोना और आर्थिक चुनौतियों का इन्होंने सामना किया था। गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की थी और सत्ता में, लेकिन जो साझेदारी थी वो अस्थिर थी। पुष्प कुमार दहल दिसंबर 2022 जुलाई से 2024, एक बार फिर से तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए बार बार जो गठबंधन है वो बदले जाते रहे हैं। सरकार, जनता और सांसद जो हैं वो उन दोनों पर जो भरोसा है
वो खो चुकी होती है और 1.5 साल के बाद इनकी सरकार जो है वो गिर जाती है और उसके बाद फिर एक बार केपी शर्मा ओली सरकार संभालते हैं जुलाई 2024 सितंबर 2025, यानी चौथी बार पीएम बनने का उन्होंने दावा किया। वो पीएम बनते हैं और उन्होंने कहा था कि हम हालात को ठीक करेंगे, हम हालात पर काबू लाएंगे। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुई और सरकार जो थी वो गिर गई। यानी लोकतंत्र का प्रयोग जो था वो सफल साबित नहीं हुआ। जो सरकारों ने लोगों से वादा किया था नेपाल में बेहतर विकास की व्यवस्था का, वो पूरा नहीं हुआ। राजनीतिक बदलाव से लोगों में गुस्सा बढ़ा और इसी साल मार्च में हजारों की भीड़ ने राजा ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत किया था और राजा आओ देश बचाओ के नारे जो थे वो लगाए गए थे। ज्ञानेंद्र शाह राजनीतिक व्यवस्था से नाराज लोगों के लिए प्रतीक बन गए और राजशाही वापस लाने की मांग जो है वहां पर की जाने लगी। अब सवाल यह है कि कल से नेपाल कौन चलाएगा? सेना के हाथ में सरकार तो चली गई, लेकिन नेपाल में क्या कुछ होने वाला है? क्या काठमांडू में राजा का जो राज है वो लौटने वाला है? इसी पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ कर्नल कुणाल जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ एंजिनिया कार्की जी हैं, पत्रकार हैं, हमारी सहयोगी हैं और नेपाल से रिपोर्ट कर रही हैं। कार्की जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को यह बताया और समझाया कि नेपाल में कभी भी चुनी हुई सरकार अस्थिर नहीं रही, हमेशा अस्थिर रही है और 3 पार्टियां ऐसी थी जो बदल बदल कर सत्ता में आती रही। कभी उसने उसका हाथ थामा, कभी किसी ने दूसरे का हाथ थामा। आज की तारीख में नेपाल की स्थिति क्या है और नेपाल की आवाम क्या कुछ चाहती है? कार्की जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या है कि नेपाल का सरकार इतना 1 साल अच्छा से नहीं चलता है। उसके बाद में नेपाल के अर्थतंत्र खत्म हो गया, नेपाल की सारी चीज खत्म हो गया। युवा लोग यहाँ नहीं है, युवा लोग बहुत गुस्से में है, यहाँ के कल कारखाना नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि नेता लोग, जो बड़े बड़े नेता है, वो सिर्फ सरकार टिकाने में, सरकार बनाने में, गठबंधन में, उसी में उसका दिमाग खर्च करता है। वो लोग के लिए, वो जो जो जहां से उसका वोट मिलता है, वो नागरिक के लिए वो कुछ नहीं किया था। इसके लिए वो लोग तो धीरे धीरे गुस्से में थे। इससे पहले 2-3 महीने पहले राजशाही वापस की मांग लेकर आंदोलन भी हुआ था। मैं भी वो आंदोलन में शामिल हुआ था। मैंने भी आपको रिपोर्ट करके दिखा था कि स्थिति बहुत भयानक था। यहाँ के लोग नाराज है दल के कारण, यहाँ के लोग मना कर रहे दल, और यहाँ के लोग हर दिन हर घर घर में चाय पर चर्चे में नेता लोग का बातचीत, नेता लोग का बुरा बात करता है। इससे देख सकते हैं कि बहुत यहाँ की स्थिति तनावग्रस्त है। दूसरी चीज क्या है, धर्म के नाम से और धर्म के नाम के भी नेपाल के राजनीतिक दल आपका राजनीतिक चला रहा है। यहाँ के निरपेक्षता और धर्म सापेक्षा, ये चीज सारे दुकान जैसा दिखा के बेचते हैं। ये भी लोग को मालूम है। धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन, धीरे धीरे लोग के फ्रस्ट्रेशन अभी युवा लोग है उसके जो साथ है युवा लोग का, वो क्या है कि युवा लोग जी कार्की जी अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। आप अपनी बात पूरी करिएगा, आपकी आवाज आ रही थी। कार्की जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। तो क्या है कि धीरे धीरे यहाँ के लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम, यहाँ के लोग का धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग वो प्रॉब्लम से बहुत परेशानी, ये प्रॉब्लम होने के कारण, ये इसके कारण से यहाँ के लोग, ये नेता लोग को नए ढंग से, नए तरीके से नया नेता चयन करना चाहते हैं। इसके कारण इन सारे चीज हुआ। लेकिन 2-3 दिन पहले मीडिया लोग को भी अटैक कर रहे हैं और जेएनजी का मांग जो नेपाल सरकार ने बंद किया कि साइबर, लाइक ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे चीजों 26 चीज को बंद किया। उसके बाद
ये आंदोलन बहुत आक्रोश में जाया, ये आंदोलन बहुत आक्रोश के आवेग से चल रहा है। जो आंदोलन के इसमें ये आंदोलन में जो नेता नहीं है, जो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये आंदोलन विशुद्ध जेएनजी का है। लेकिन धीरे-धीरे ये आंदोलन भी ये लग रहा है कि आंदोलन में को घुसपैठ है, इसके पीछे कुछ हिडन चीज छुपा है। ये भी लोग अभी धीरे-धीरे पता चल रहा है। ये भी लोग एनालिसिस कर रहे हैं। हर जगह हर भौतिक वर्ग में इसका चर्चा हो रहा है। तो अभी का हालत बहुत बुरा है। नेपाल के हालत बुरा होने के कारण भारत के नाते से पड़ोसी देश रोटी बेटी व्यापारिक संबंध है आपके देश से हमारे देश का, ये भी ये चीज भी क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति आकलन नहीं कर रहे। कार्की जी, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर विरोध सरकार के खिलाफ था तो कल नेपाल के प्रधानमंत्री ने, ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया, विरोध वहां खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, बड़ी राजनीतिक पार्टियां नेपाल में हैं, सभी के दफ्तर, सभी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, तो अब ये आंदोलन कहां जाता हुआ आपको नजर आ रहा है कार्की जी? कल से थोड़ा आंदोलन का वो थोड़ा लाइन में है, क्योंकि कल से सेना ने वो लिया है, वो सेना ने सिक्योरिटी लिया है। अभी नेपाल में कर्फ्यू है, कर्फ्यू टाइट सिक्योरिटी के घेरा में है, सेना के घेरा में है नेपाल। काठमांडू, राजधानी काठमांडू सेना के घेरा में है। दूसरी चीज क्या है, जहां हमारे अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में वो विमान, बाहर से विमान भी लैंडिंग करने के लिए भी मुश्किल है। तो इसके लिए तो अभी 9 बजे, नेपाल के लोकल टाइम के 9 बजे से सेना ने सिक्योरिटी का दायरा बढ़ा रहा है और सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन ये आंदोलन 1-2 हफ्ते में हो सकता है। यदि यही अवस्था में जाएगा, आज की अवस्था में जाएगा, तो हम ये आकलन कर सकते हैं कि ये आंदोलन भी सेटल हो सकते हैं। नहीं तो आंदोलन का भी क्या रूप है, आंदोलन का क्या रोकन आएगा, क्या रंग आएगा, ये कोई आदमी, नेपाल का आदमी का ये लेखा जोखा नहीं है। हाँ, कार्की जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। कर्नल शिवदान सिंह जी, ये जो जैनजी सड़कों पर आए, ये भीड़ असंगठित थी, ये कोई संगठित भीड़ नहीं थी। यानी कोई एक ऐसा नेता नहीं था कि जिसकी बात को सुनकर आंदोलन जारी रहता या फिर आंदोलन जो है वो खत्म किया जा सकता था। अलग अलग समूह थे, अलग अलग गुट थे, वो एक साथ सड़कों पर आ गए। अब सवाल ये उठता है कर्नल शिवदान जी कि इसका भविष्य क्या आपको नजर आता है? किस तरफ ये आंदोलन जाता हुआ नजर आ रहा है? सेना के बयान को भी मैं पढ़ रहा था, अलग अलग जगहों पर सेना के बयान आए हैं जिनमें यह कहा गया कि कुछ लोग फायदा इसका, यानी इस आंदोलन का उठा रहे हैं, आगजनी या लूटपाट की घटना को अंजाम भी दे रहे हैं। शिवदान जी का मुझे लगता है कि नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, तो मैं यही सवाल कर्नल कुणाल जी आपसे ले लेता हूं। कर्नल कुणाल जी, कहां जाता हुआ ये पूरा आंदोलन दिख रहा है आपको? याद होगा जे हमारा पहले मालदीव में, उसके बाद श्रीलंका में, उसके बाद बांग्लादेश में और अभी नेपाल में ये जो स्टूडेंट एजिटेशन है, ये सिमिलर सब जगह में ऐसे ही चालू किया है। एक टिपिकल फॉर्मेशन हमें दिखने को मिल रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं है जे ये अमेरिकन डीप स्टेट का एक चाल है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देयर आर 2 थिंग्स। एक नंबर है नैरेटिव, जो क्या स्टोरी है गप मारना के लिए, और ये सभी मीडिया में फैला जाता है, जो क्या असली कारण नहीं है। असली कारण है कॉन्कोर्स, जो क्या एक्चुअल एम है। बांग्लादेश में आप लोगों को देखा होगा, ये वहां पे भी स्टूडेंट एग्रेशन हुआ था, स्टूडेंट विक्षोभ हुआ था, प्रदर्शन हुआ था और भयानक हुआ था। वहां पे गोली चला। यहाँ पे नेपाल में कल तक मेरे को खबर आया 19-20 आदमी मारे गए, लेकिन बांग्लादेश में कहीं 200-300 आदमी मारे गए थे। लेकिन ये एम नहीं है। एम था शेख हसीना को हटाना और सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को लेना। तो ये सभी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। शेख हसीना भी इलेक्शन में जीते और अमेरिका ने बोला है उसको, डीप स्टेट ने, ये आपने गलत तरीके से जीता है, ये आपने रिगिंग किया है,
इसको हम नहीं मानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कॉन्कोर्स में वो जो स्टूडेंट एजिटेशन था वो कहीं नहीं है। वहां पे भी बताया गया था जे रिजर्वेशंस ऑफ द बांग्लादेश का जो वो मुक्ति जो आंदोलन शुरू हुआ था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, Exactly. बांग्लादेश में आरक्षण Exactly. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन Exactly. बांग्लादेश का यहाँ पे आंदोलन और जिस आंदोलन में मुझे फर्क ये नजर आता है, क्योंकि बांग्लादेश के आंदोलन में स्टूडेंट्स के मूवमेंट के तुरंत बाद कट्टरपंथी वहां घुस गए और आज की तारीख में यहाँ पे- जो अंतरिम जो यहाँ पे सरकार है अभी वो भी आपने टाइम कट्टरपंथियों दिया की है। नहीं। यहाँ पे आपने टाइम दिया नहीं है। ये 26 मीडिया एप्लीकेशंस जो बैन किया हुआ था, ये एक फर्जी था, ये नैरेटिव था। असली कारण ये नहीं है। ओली ने ये बैन विड्रॉ किया है, लेकिन एजिटेशन चलता रहा। यहाँ पे एक आदमी है बालेंद्र शाह, जो क्या अमेरिका का फ्रेम में आता है और ये अभी प्रेजेंटली मेयर ऑफ नेपाल काठमांडू अच्छा, का है। बालेंद्र शाह ये- का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी बहुत तेजी से उभरा है, बहुत तेजी से Exactly. ये उभरा बालेंद्र शाह। Exactly. और ये भारत का फ्रेंडली नहीं है, जो न्यूज आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। वो एंटी इंडियन है और ये अगेंस्ट अग्निवीर, हमारे जो इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट आप लोगों को सभी को मालूम है, अग्निवीर प्रकल्प, ये इनका अगेंस्ट है। और उन्होंने भारतीय फौज में ज्वाइन करने के लिए नेपाल का एक बॉयकॉट किया, एक एजिटेशन बनाया था, जो बॉयकॉट इंडियन आर्मी। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इंडियन आर्मी में काफी गोरखा रेजिमेंट है, काफी जनरल, अभी एट प्रेजेंट 9 लेफ्टिनेंट जनरल है जो गोरखा रेजिमेंट से बना हुआ है। हमारा श्याम मानेकशॉ थे, हमारे पहला सीडीएस बिपिन रावत, वो भी गोरखा रेजिमेंट के थे। सो इंडियन आर्मी को बॉयकॉट करने के लिए ये बालेंद्र शाह है। मैं मई महीने में नेपाल गया था, वहां पे कोई हाइकिंग के लिए अन्नपूर्णा बेस कैंप तक 5 दिन का। उसी टाइम मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मई 25, तो उस टाइम ने मैं काफी नेपाल का लोकल आदमी से बात किया था। उन्होंने सभी ने बोला है जे उन्होंने राजतंत्र आने के लिए इच्छुक है। दैट मीन्स वो गजेंद्र सिंह जो हमारा राजतंत्र में राजा अभी जिंदा है, वो उनको बिठाना है और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने मांग किया है। ये कर्नल जो कुणाल जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे बांग्लादेश का, जिक्र श्रीलंका का भी होना चाहिए और जिक्र जो है वो म्यांमार का भी होना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा कार्की जी और आपके पास भी आऊंगा कुणाल जी, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझा दूं कि पिछले 5 सालों में भारत के 3 पड़ोसी राष्ट्रों में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से वहां पर तख्ता पलट किया गया, किस तरीके से वहां पर चीजें जो थी वो खराब की गई। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, बड़ी वॉल पर आप इसको समझिए कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहला जो उदाहरण है वो म्यांमार का है। साल 2021 का समय था, आंग सान सू को सत्ता से सेना ने जो था उस समय बेदखल कर दिया था। यह 2021 की घटना है। सेना तख्ता पलट के बाद हिंसक जो प्रदर्शन है वो वहां पर म्यांमार में जो था वो शुरू हो गया। बड़ी पैमाने पर वहां पर हिंसक जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गए। जनता बड़ी तादाद में जो वहां की आवाम थी म्यांमार की, वो सड़कों पर उतर आई और इस तख्ता पलट का जो विरोध है वो शुरू कर दिया। यह सब कुछ 2021 में शुरू हो चुका था। विद्रोही समूह और सेना के बीच में एक नहीं कई सारे जो युद्ध हैं, जो छोटे युद्ध हैं, वो अलग अलग जगहों पर म्यांमार में शुरू हो गए। 30 लाख से अधिक लोग देश छोड़ चुके हैं, यानी 2021 से 2025 के बीच में 30 लाख लोग जो हैं वो अपने देश को यानी म्यांमार को जो है वो छोड़ चुके हैं। और ये चिंता का विषय है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी राज्य है। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि 30 लाख लोगों के छोड़ने के बाद म्यांमार में इस समय क्या कुछ स्थिति है। इसके अलावा हम आपको श्रीलंका के बारे में बताएंगे, हम आपको बांग्लादेश के बारे में बताएंगे। तो 30 लाख लोग से अधिक जो हैं वो छोड़ चुके हैं म्यांमार। अब श्रीलंका पर आ जाते हैं, जिसका जिक्र अभी कर्नल कुणाल जी भी कर रहे थे। साल 2022 बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाता है। आवाम जो है वो सड़कों पर आ जाती है और
यहां पर राष्ट्रपति आवास संसद पर प्रदर्शनकारियों का जो है वो कब्जा हो जाता है। आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद में वहां पर पहुंच जाते हैं। जुलाई 2022 तक वहां की जो मौजूदा सरकार थी वो गिर जाती है, और जब वो सरकार गिरती है तो फिर वहां पर एक नई सरकार का उदय भी होता है। राष्ट्रपति गोतमाया राजपक्षे ने अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया था। कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे थे, और 2024 में अनुरा कुमार जो है वो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो चुने गए। साल 2022 तक श्रीलंका जो था वो अस्थिर होना शुरू हुआ। ये कमोवेश 2 साल तक चला था। 2 साल के बाद वो जो सरकार है वहां पर चेंज हुई। अब बांग्लादेश का जिक्र कर लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में जानना और समझना बेहद जरूरी है। साल 2024 सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया गया, और छात्र आंदोलन के दबाव में शेख हसीना की जो सरकार है वो गिर गई। इस चेहरे को देखिए, ये चेहरा जब तक था बंगाल में, यानी बांग्लादेश की बात करें अगर हम, तो वहां की आवाम जो थी वो सुरक्षित थी, लेकिन छात्र आंदोलन के दबाव में सरकार गिर जाती है। भ्रष्टाचार आरक्षण नीति पर लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है। शेख हसीना वो महिला थी जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और उस दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध थे वो बेहद मजबूत थे। प्रदर्शन ज्यादा हिंसक हो गए साल 2024 में, यानी वहां पर प्रदर्शन और ज्यादा तेज हुआ। हिंदुओं पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ने लगा। शेख हसीना जैसे ही सत्ता से गई उसके बाद वहां पर कट्टरपंथियों का जो मजबूत जो थे वो कहीं ज्यादा मजबूत हो गए। सरकार ने गोलीबारी के खिलाफ फायरिंग भी की। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये 300 वो लोग थे जिनका आंकड़ा मिला, इनकी संख्या हजारों में होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से डेटा रिलीज नहीं किया गया। 5 अगस्त 2024 की वो तारीख जब शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको ध्यान में होगा कि शेख हसीना उसके बाद इसी गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर आई थी, और उसके बाद वहां पर जुलूस की सरकार आई। हालांकि उन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में जो भारत के 3 पड़ोसी राज्य थे, देश थे, उन तीनों ही पड़ोसी देशों में हालात जो हैं वो असामान्य हैं। इस पर एक रिएक्शन मैं आपको ले लेता हूं। सबसे पहले मैं आपसे से ले लेता हूं कर्नल कुमार भट्टाचार्य जी। हमने ग्राफिक्स के जरिए हमारे 3 पड़ोसी देशों का हाल दिखाया। चौथा इसमें देश नेपाल भी जुड़ गया है। म्यांमार से हमने शुरू किया, श्रीलंका गए, बांग्लादेश आए, और अब नेपाल। यानी भारत को पूरी तरीके से, एक तरफ तो पाकिस्तान है ही, अब ये पूरी तरफ से दूसरी तरफ से घेर लिया गया। यानी जितने भी राष्ट्र थे उन सभी राष्ट्रों की जो सरकार थी उसे अस्थिर कर दिया गया, और भारत फ्रेंडली, यानी हमारी जो मन मुताबिक जो सरकार थी, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे थे और जो भारत को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण लगते थे, उन सभी सरकारों का तख्ता पलट कर दिया गया। एकदम सही बात है। और ये अमेरिकन डीप स्टेट का प्लानिंग है इंडिया को विचलित करने के लिए, इंडिया को प्रॉब्लम में लाने के लिए। तो इसीलिए भारत में सब एंटी इंडियन में आपने वो जो मालदीव का बात नहीं किया, वहां पे मोइजू जो जीता था वो भी इंडिया आउट ये नारा लगा के जीता था। तो ये 4 देश हो गया है। और ये अमेरिका का ये जो एंटी इंडिया फीलिंग्स है, जो डीप स्टेट का, जॉर्ज सोरोस नाम सुना, इनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने खर्च कर रहा है। इंडिया का ये जो प्रोग्रेस है टेक्नोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली, ये वेस्टर्न पावर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके लिए ये चारों तरफ इंडिया का जितने पड़ोसी है उन देशों में एंटी इंडिया फीलिंग्स बनाना चाह रहा है, जा रहा है। तो ये जो एक कंट्री था, अभी आई एम वरीड भूटान में नेक्स्ट कंट्री तो भूटान ही होगा, क्योंकि हमारे देश में चारों तरफ जो देश इंडिया के साथ है वो अभी सभी जगह में एंटी इंडिया गवर्नमेंट लगाया। आपने पाकिस्तान है, बांग्लादेश हो गया है, श्रीलंका में भी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा सुधरा हुआ है, मालदीव में भी
मोदी जी अभी इंडिया के हेल्प किया है, और नरेंद्र नहीं, मोदी वो को तो जो मजबूरी एक थी, मालदीव की मजबूरी थी। नहीं, मजबूरी थी, लेकिन जिस मालूम मूवमेंट है। के जरिए तो वो सत्ता में आई है, वो मूवमेंट किसी से छिपा थोड़ी ना था। यही मैं बता रहा हूं, लेकिन अभी उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट इनविटेशन दिया है माले में, तो उनको पता है। तो सिमिलरली बांग्लादेश अभी ये जो कट्टरपंथी का है, ये टोटल एंटी इंडियन है। हमारे जो 3,000 आदमी 1971 में मारे गए थे, उनके लिए उनका कोई संवेदना नहीं है, और वो सोचता है ये भारत उनका दुश्मन है, पाकिस्तान उनका हालांकि ये कट्टरपंथी न- सोच को जो लोग समर्थन करते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा कट्टरपंथी सोच के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं। एक पूरी की पूरी आतंकवादी संगठन जो तालिबान हुआ करता था वो सत्ता पर काबिज हो गई। वहीं के मुसलमान जो थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि फ्लाइट के पहिए पर बैठकर अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो कट्टरपंथ किसी भी मुल्क के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यह अफगानिस्तान से इनसे सीखना चाहिए, यह पाकिस्तान से सीखना चाहिए, जहां की आवाम के पास आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। एकदम आपने सही बताया है, और ये सभी चीज भारत को मुश्किल में लाने का प्लानिंग है। तो ये पड़ोसी देश में तकलीफ होगा, और 1751 किलोमीटर का नेपाल से हमारा बाउंड्री है, और ये बाउंड्री अनफेंस्ड है, मतलब ये ओपन है। और यहाँ पे जितने टेररिस्ट और आतंकवादी ये संगठन नेपाल से थ्रू इंडिया प्रवेश कर रहा है, पैसा वहां से आ रहा है, डुप्लीकेट मनी जो है, काउंटरफेट नोट, वो नेपाल से आ रहा है। आप लोगों को, दर्शक को मालूम है 1999 में वो 814 हालांकि ये उस समय नहीं था एयरक्राफ्ट जब राजतंत्र वहां था, तो ऐसी चीजें नहीं है। मैंने बिहार का भी नहीं चुनाव है। कवर किया है, मैंने यूपी के भी Exactly. विधानसभा चुनाव कवर किए हैं, और बड़े आराम से हम लोग चले जाते थे, पता भी नहीं चलता था कि हम नेपाल में आ गए, बिल्कुल अपने जैसा Exactly. लगता था। कार्की जी से एक उसका सवाल ले लेता हूं, फिर फायदा- मैं आता हूं जी। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर कार्की जी के पास जाऊंगा, प्लीज। नो नो उसी चीज का फायदा एंटी इंडियन टेररिस्ट लोग ले रहा है, और घुसपैठी शुरू हुआ है। पाकिस्तान का जितना टेररिस्ट है वो सब नेपाल के थ्रू अभी आना शुरू हुआ है। ये इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। कार्की जी, अब एक सवाल ये उठता है कि वहां पर कल से ही मैं डिबेट कर रहा हूं, कई अलग अलग लोगों से मैंने बात की है डिबेट के दौरान। लोगों का ये कहना है, ज्यादातर लोगों का, कि एक बार फिर से राजतंत्र को नेपाल में वापस आना चाहिए। राजतंत्र को वापस लाने को लेकर नेपाल की आवाम क्या कुछ सोचती है? क्या नेपाल की आवाम भी चाहती है कि लोकतंत्र की जगह राजतंत्र आए, या लोकतंत्र तो रहे लेकिन राजतंत्र जो है वो सुप्रीम हो? ये सही बात है कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि इससे पहले 3-4 महीने पहले राजशाही की मांग लेकर बहुत तेज आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री था। उस गवर्नमेंट ने भी वो आंदोलन को दबाने की कोशिश किया। कितने लोग का मौत हो चुका, उसमें लेखा जोखा नहीं है। कितने आदमी को जेल भेजा, जो आंदोलन में राजशाही का मांग लेकर जो आंदोलन मुद्दा उठाया, वो आदमी को जेल भेजा। ये हो चुका है, हो रहा है। लेकिन अभी सवाल क्या है कि वो जब राजा थे, जो राज परिवार नेपाल में थे, इतना अस्थिरता राजनीतिक में नहीं था। वो पड़ोसी देश से भी बहुत अच्छा रिलेशन था। इतना डोर टू डोर पड़ोसी लोग को भी नहीं जाना था, क्योंकि अभी तो क्या है, नेपाल के कभी कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट 6 महीना भी नहीं टिकते हैं, कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आता है वो 2-3 महीना भी नहीं टिकते। ऐसे हालत में वो पड़ोसी और डिप्लोमेट्स को भी बहुत मुश्किल है, कौन से डील करेगा, कैसे डील करेगा। और दूसरी चीज क्या है कि राज परिवार होने से जो होता, नेपाल में जो राज परिवार थे, वो परिवार का रिलेशन हर एक देश, वो सिर्फ पड़ोसी नहीं, हर एक देश में सामान्य थे। इतना वो नहीं था, इतना वाला रिलेशन जो अभी का फ्लक्चुएट जैसा है, वो फ्लक्चुएट नहीं था। और राजशाही का मांग अब फिर तेज से क्यों उठ रहा है कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। वो लोग कह रहा है कि लीडर का भरोसा नहीं है। वो कभी चाइना के जेब में जाता है, कभी किसके जेब में जाता है। वो रिलेशन पड़ोसी को भी अच्छा नहीं रखता है। इसके लिए वो लोग को धीरे
धीरे पता चला कि ये लीडर ठीक नहीं है, ये अभी का तंत्र ठीक नहीं है, इसमें सुप्रीमो पावर, लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र चाहिए, ये भी मांग है, लेकिन उसमें सुप्रीमो पावर और उसमें अभिभावकत्व में राजशाही का मांग अभी भी है। कल जेएनजीबी ने ये मांग उठा रहा है, तो ये मांग यदि संबोधन होगा, यदि ये मांग अच्छा से रोड में आने वाला मांग को अच्छा से अभी का जी मेरे ख्याल में इतना आंदोलन जो हो रहा है, ये आंदोलन 2-3 महीने में अच्छा से सेटल हो सकता है। और अभी ये भी बात चल रहा है कि नेपाल के नए संविधान, जो संविधान का भी मुद्दा है, जो संविधान बना था वो संविधान रात में आया था, तो वो संविधान को लेकर भी मधेश के एक खिलाफ, मधेश के एक हिस्से इसके खिलाफ में थे। इसके लिए ये संविधान भी नाराज है। ये सिर्फ 3 दलों, वो 3 दल केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, और प्रचंड और शेरबहादुर देउवा के लिए सिर्फ है, और उसका आसपास उसका परिवार के लिए ये संविधान है। ये संविधान में भी बातचीत ये है कि ये संविधान अच्छा नहीं है, लोग के लिए नहीं है, पड़ोसी देश के लिए नहीं है। इसमें क्या है कि विदेश नीति क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इसके लिए ये संविधान भी, जेएनजी का मांग ये भी है कि ये संविधान खत्म करना, दूसरा संविधान को लागू करना, दूसरा संविधान लिखना, ये भी बात है। यदि ये सब चीज मिलेगा तो मेरे ख्याल में ये आंदोलन भी सेटल हो सकता है, और ये आंदोलन को नजर बनाना भारत भी चाहिए। कार्की जी, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ अराजक तत्व जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं? कल मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ा था जिसमें इस बात का भी जिक्र था कि वो पशुपतिनाथ जो मंदिर है भगवान का, वहां भी आंदोलनकारी पहुंच गए। अब मंदिर से क्या लेना? हाँ, आंदोलन क्या है कि कल गया था, उसमें नेपाली सेना ने उसको भगा दिया, उसमें वो पशुपतिनाथ के अंदर जाने की कोशिश किया था। धर्म में अभी वो कहाँ के ये डिजाइन है, कहाँ से ये आ रहा है, कोई आदमी को पता तो नहीं है, लेकिन धर्म में, आस्था में धीरे धीरे वो आस्था दबाने की कोशिश हो रहा है नेपाल में। वो आप देख सकते हैं बॉर्डर एरिया में क्रिश्चियनिटी का इतना फैला रहा है, इतना फैला है कि वो इतना इसके दोष हम कोई आदमी को नहीं देते, सिर्फ नेता लोग को देते हैं, क्योंकि नेता लोग अच्छा नहीं काम किया, गरीबी बढ़ रहा है, वो धर्म के नाम से पैसा आता है, ये पैसा गांव गांव बस्ती बस्ती में ये पैसा बांट रहा है। ऐसे धीरे धीरे धर्म का भी राजनीतिक चल रहा है नेपाल में। ये जो चीज बहुत डेंजर भारत के लिए भी है, पड़ोसी देश उत्तर चाइना के लिए भी है। विशेष वो ये इसका डेंजर, इसका क्या है कि इसका इनसिक्योर भारत के लिए, क्योंकि हमारा और आपके देश का ऐसा रिलेशन है जो पब्लिक टू पब्लिक अच्छा रिलेशन है, इसमें व्यापारी है, आप और हमारे देश में पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये सारे चीज के लिए भारत नेपाल को नजर नहीं लगा रहे। भारत को इफ इग्नोर कर, भारत इफ नेपाल को इग्नोर करेगा तो थोड़ी देर में और आने वाले दिन में क्या होता है कोई आदमी को कुछ नहीं बोल जी, सकता क्या है। आप इस बात को मानते हैं कि जब से ये लोकतंत्र की सरकार आई, जो कट्टरपंथी संगठन थे या कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो मजबूत हुए हैं? हाँ जी, क्या है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अभी वो मजबूत बनाने के लिए कोशिश भी किया था। वो चाइना में डील भी हुआ था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का ये इसके मजबूत बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके लिए इसमें प्रॉब्लम तो है, लेकिन डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट अलायंस का भी गवर्नमेंट था। अभी का था डेमोक्रेटिक अलायंस और कम्युनिस्ट अलायंस मिलकर 2 पार्टी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना। लेकिन सिर्फ वो नहीं है, मैं रक्षा आदमी का जो अभी का मेहमान जी है, मैं उसका वो मान रहा हूं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर का आंदोलन नहीं है, इसमें कोई इसका पीछे कोई चीज, कोई राज छुपा है, ये अभी पता नहीं है, इसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। तो हम भी इसको कुछ नहीं कह सकता है कि क्या हो रहा है आगे आने वाले दिन में, क्या है इसका मुद्दा, इसका सेटलमेंट कहाँ है, इसका लैंडिंग क्या है, ये कोई आदमी नहीं बोल सकता। एक नातेदार पत्रकार के नाते से हम ये बोल सकता हूँ कि यदि इस स्टाइल में आंदोलन जाएगा, यदि सेफ लैंडिंग नहीं होता तो सैनिक भी इसको अच्छा से नहीं इसका लैंडिंग अच्छा से नहीं करेगा, तो हम 100% है ये आंदोलन बांग्लादेश स्टाइल में जा रहा है। इसका लीडर नहीं है, इसमें कंट्रोल करने के लिए, कोई आदमी को डील करने के लिए, कोई आदमी बुलाने के लिए भी मुश्किल है। कौन है आदमी, मेन आदमी कहाँ है, इसके पीछे कौन कौन है, ये चीज अभी पता नहीं है इसके लिए। तो इसमें बड़ा मुश्किल है, ये एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल है। कर्नल कुणाल जी, जो अभी कार्की जी कह रही है उनकी बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। असंगठित आंदोलन है, कोई संगठन नहीं है, लेकिन किसी का मकसद तो जरूर है
कि नेपाल में कोई अपना प्यादा बैठाना चाहता है, या तो फिर चाइना हो या तो फिर अमेरिका हो। ठीक है, नहीं अब ये तो हमने आपको पहले ही बताया, जे वो बालेंद्र शाह वो अमेरिकन आइडियाज में एक फिट बैठता है आदमी, और उसी को बिठाना चाहता है ये डीप स्टेट अमेरिका, और भारत को तकलीफ में लाने के लिए वो बालेंद्र ही इज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एक रैपर है, और एंटी इंडियन नेता बन के वो फेमस हुआ है। वो एजिटेशन किया है, भारत के अगेंस्ट में बात करता है। अग्निवीर प्रकोप में जो सैनिक हमारे भारतीय फौज में जो नेपाली गोरखाज आते हैं उनको बॉयकॉट करने के लिए डाक दिया है। तो ये आदमी फिट बैठता है अमेरिकन डीप स्टेट का जगह में, और मेरे को लग रहा है ये हिंदू राष्ट्र एंड राजनैतिक राजतंत्र आने का पहले ये बालेंद्र शाह इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ठीक है, अभी चूंकि नेपाल के भविष्य पर बात हो रही है, एक बार वॉल पर फिर चलते हैं, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं कि क्या नेपाल का इस समय भविष्य हो सकता है, क्या कुछ नेपाल में चल रहा है। वो हम वॉल के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि नेपाल में इस समय चल क्या रहा है और क्या वो सारी चीजें हैं जिनको लेकर नेपाल के जो युवा हैं या फिर नेपाल की तरफ जो लोग हैं वो देख रहे हैं। क्या नेपाल का भविष्य होगा, ये हम आपको अभी वॉल पर दिखाने जा रहे हैं। अब आप वॉल पर आइए और समझिए कि क्या कुछ नेपाल का जो भविष्य है वो होने वाला है। हमने एक ग्राफिक्स तैयार किया है, इस ग्राफिक्स में अभी आप देखेंगे कि क्या होगा नेपाल का भविष्य। सेना का देश पर दबदबा जो है वो बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में सेना ने के नियंत्रण में नेपाल है। दूसरी अहम बात, पुराने नेताओं की जो वापसी है वो अब मुश्किल है। अब जितने भी ये पीएम रह चुके हैं, अब इन नेताओं की सत्ता में वापसी तो नहीं होने वाली है, ये आप तय मान के चलिए। तीसरा, युवाओं का भविष्य जो है वो अनिश्चित है। भले ही युवा सड़कों पर आ गए हो, सरकार को उन्होंने बदल दिया हो, लेकिन उनका भविष्य क्या है ये अभी उसका कोई निश्चित नहीं है। वो अनिश्चित इसीलिए उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि नेपाल का आगे क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। चौथा, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि नेपाल का भविष्य क्या कुछ हो सकता है। तुरंत चुनाव अगर नहीं हुआ तो आर्थिक जो दबाव है वो बढ़ेगा। ये तय मान के चलिए कि नेपाल को अगर बचाना है तो तुरंत वहां पर चुनाव होने चाहिए, और राजशाही समर्थक आवाजें जो हैं वो मजबूत होंगी। क्योंकि अभी कई सारे पैनलिस्टों से बात भी हम लोग कर रहे थे जिसमें हमने आपको बताया। फिर से एक बार मैं भट्टाचार्य जी और कार्की जी के पास जाऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो 5 पॉइंट हमने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखाया है और दर्शकों को समझाया है कि क्या वाकई नेपाल का जो भविष्य है इन 5 पॉइंट के आसपास जो है वो सिमट के रह गया है। कार्की जी, 5 पॉइंट हमने यहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाया और समझाया। देखिए, 2-3 महीने तो ये जो सेना के नियंत्रण में नेपाल रहेगा, अभी इतनी जल्दी तो सेना अपना नियंत्रण हटाने वाली नहीं है। लेकिन बात यह भी है कि अगर चुनाव जल्द नहीं हुए तो मुश्किलें आएंगी। वो क्या है कि नेपाल में अभी तो है, वो सच बात है कि अभी सेना भी चाहिए, वो सड़क में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नियंत्रण भी लेना पड़ेगा। सुरक्षा को नियंत्रण में नहीं लेगा तो नेपाल का हालत फिर बुरा होने वाला है। तो ये 2-3 महीना मुश्किल से लेगा। तो यहाँ एक आवाज भी उठ रहे है कि एक हफ्ते के बाद में नागरिक सरकार भी गठन हो सकता है, तो नागरिक सरकार गठन करना और उसके बाद फ्रेश मैंडेट और फ्रेश इलेक्शन में भी जाना। तो वही इतना ये समस्या इतने उसमें ये समस्या का स्टॉप या हल नहीं है, क्योंकि इससे पहले नागरिक सरकार हुआ था खिलराज रेग्मी का, और फिर संविधान तो बना। वो संविधान के एक हिस्से एक राजनीतिक दल, मधेश वाला दल, जो विशेष मधेश वाला दल मानता है, वो वाला दल इसके खिलाफ में थे। उसी टाइम में नेपाल और भारत के बॉर्डर में नाकाबंदी और यानी कि बॉर्डर सील भी हुआ था। वो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम फिर स्टॉप हो गया। तो फिर अभी गवर्नमेंट उलट पुलट के वो आ रहा है, इसमें भी वो स्टॉप है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि यदि चुनाव टाइम में नहीं होगा, यदि ये वाला जो नेपाल में सिर्फ अभी एक ही आदमी है जो सारे जेएनजी का भी
और वो अभी वर्तमान नेताओं लोग को भी, दल को भी वो मानने वाला आदमी सिर्फ राजशाही और राष्ट्र परिवार है। वो इतना उसमें क्रिटिसिज्म में भी नहीं है, आदमी का जो गुस्सा में भी नहीं है, बुरा बात भी उसका नहीं करते हैं। तो इसके लिए ज्ञानेंद्र शाह और राज परिवार को वापस फिर लोग चाह रहे हैं। यदि आज के दिन लोग में चाहते हैं। आज के लोग चाहते हैं इफ आज के दिन में यहाँ वो क्या है कि चुनाव होगा तो राजशाही परिवार एक कित्ता में होगा और दूसरे कित्ता में दल होगा तो वो बहुमत ले आएगा, इसमें कोई वो दुविधा नहीं है। लेकिन अच्छा से वो राज परिवार को अच्छा से बिठाना और सुप्रीमो पावर्स को देना, तो उसके बाद में दल भी प्रधानमंत्री दल के तरफ से प्रधानमंत्री बनना, चुनाव आगे जाना, संविधान नया निर्माण करना, ये यदि हो सकता है तो नेपाल सेफ लैंडिंग होता है। लेकिन नहीं कार्की तो जी, आप बार बार ये बात कर रही हैं कि संविधान में बदलाव, किस तरह के संविधान में बदलाव की आप लोग बात कर रहे हैं? नए संविधान की बात क्यों की जा रही है? कि ये लोग का आवाज है। आज यदि सड़क में आइए, आप वक्स पप लीजिए कि आप लोग का भी इतना आदमी यहाँ है रिपोर्टिंग के लिए, कि सारे आदमी ये बोल रहा है कि ये संविधान हमारे लिए नहीं है, सिर्फ 3 दलों के 3 नेता के लिए है। ये क्या, ये संविधान सिर्फ वो लोग के लिए है, तो ये संविधान में हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। तो इसके लिए ये संविधान को अच्छा नहीं है, ये संविधान का औचित्य नहीं है, ये बात कर रहे हैं। इसके संविधान का क्या कल्पना हो सकता है, क्या परिकल्पना है, ये युवा के हाथ में भी है, ये पड़ोसी देश के नाते से आपके हाथ में भी है और यहाँ के दल के हाथ में भी है। सारी चीज तो मिला के संविधान निर्माण होता है ना। फिर संविधान निर्माण के बाद में वही है तो फिर संविधान के निर्माण में भी वही नेपाल है, तो वो बनाने के लिए इतना खर्च करने के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए संविधान पूरा निर्माण करना पड़ेगा। संविधान इतना वो है कि संविधान में इतने गलत है कि वो गलत का इतना वो मिलाना है कि वो संविधान फिर नया बनाने आवश्यकता है। इसके लिए संविधान का परिकल्पना अभी हम नहीं कर सकते कि ये संविधान में ये होना, ये संविधान में ये होना। ये बात आप कह रही हैं कि संविधान के यहां पर बदलाव की बात कही जा रही है और चीजों को बेहतर करने की बात की जा रही है, तो क्या वहां की आवाम चाहती है कि नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बने? कार्की जी, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग क्या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर हिंदू है। तो ये नेपाल में ज्यादातर हिंदू बैठता है, हिंदू राज्य भी ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे ख्याल में अभी तो पैसे के नाम से थोड़ा क्रिश्चियनिटी फल रहा है, 2-3 साल हो गया, तो उसके बाद वो और बाकी हिंदू आदमी बहुत है। इसके लिए हिंदू राज्य हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आदमी भी इसको विरोध नहीं करेगा। सिर्फ अभी क्या विरोध हो रहा है, धर्म के नाम से यहाँ जो राजनीति चल रहा है, धर्म के नाम से जो मंदिर में अभी मंदिर जलाने की कोशिश हो रहा है, वो बात अभी का बात है। अभी वो सवाल पूछ रहा है लोग की लोकतंत्र क्यों ले आया, लोकतंत्र का नाम क्या है, धर्मनिरपेक्षता का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछ के नेता को कूटपीट कर रहे हैं। ये बात भी हैरान करने वाली है कार्की जी कि नेपाल जहां पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, वहां पर हिंदुओं के मंदिर जलाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी पशुपतिनाथ जैसे मंदिर को जलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्रोत है वो नेपाल के लिए। तो भगवान पशुपतिनाथ का जो धरोहर है हिंदू का मेन वो मंदिर है, वो मंदिर में भी कल रात आग लगाने की कोशिश हुआ था। मंदिर जाके वहां के जो गहना वो ना छोड़ने की कोशिश हुआ था, वो सेना ने उसको तो हाथ में लिया, सेना ने उसको पकड़ लिया, लेकिन वो भी अच्छा तो नहीं है। वो जो हिम्मत किया, जो आदमी ने हिम्मत करके पशुपतिनाथ के अंदर घुसने की कोशिश किया, इसके पीछे भी कुछ राज तो छुपा है। तो ये वाला चीज, सारे चीज के जो रक्षा विशेषज्ञ अभी मेहमान वाला ने बोला था कि ये वाला जो क्रिश्चियनिटी फैल रहा है, क्रिश्चियनिटी का संख्या अभी तेज तेज में जो नेपाल के रिमोट एरिया में तेज से ये बढ़ रहा है, इसके कारण से, इसके वजह से ये सारे चीज हो रहा है। कर्नल कुणाल जी, आपने सुना कार्की जी ने बहुत विस्तार से बताया और समझाया हमारे दर्शकों को भी और भारत की आवाम को भी कि नेपाल में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं, वो कतई भी नेपाल के लिए या भारत के लिए सही नहीं करार दिया जा सकता। जिस स्थिति से हम बांग्लादेश में गुजर रहे हैं, वही स्थिति नेपाल में करने की कोशिश की जा रही है। एकदम सही बताया कार्तिक जी ने। मेरा पास और कुछ पॉइंट है
ये एजिटेशन के लिए। एक है करप्शन चार्जेस, जो कि स्टूडेंट ने बताया है। एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस कम करने का। क्लाइमेट चेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपने बताया 17 साल में 15 बार गवर्नमेंट चेंज हुआ। एंड ये जो एप्लीकेशन है, 24 एप्लीकेशन, ये मेरे को लग रहा है ये एक बहाना है, नैरेटिव है, ये कोई खास बात नहीं है। देन रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी रेट, ये पॉपुलेशन उधर कम हो रहा है, ये जो हिंदू पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क पड़ रहा है। एंड माइग्रेशन काफी ज्यादा हो रहा है। जनता यहाँ पे नौकरी ना मिलने के लिए काफी आदमी बाहर जाने का कोशिश कर रहा है। एंड दे आर लिविंग नेपाल। यंग वुमेन वो शादी नहीं करना चाहता है और वो एडुकेटेड हो रहा है। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, वो उसके लिए हमारे जो पुराने जो पॉलिटिक्स है वो प्रॉब्लम में है। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई हो गया है। मैं रिसेंटली आपको बताया, मंथ ऑफ मई, 3-4 महीने पहले मैं नेपाल में गया था। मैं काफी बार नेपाल जा चुके हैं, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया है। जो पहले हमारे जो सस्ता बोलते थे हम, और काफी टूरिस्ट जाता था, अभी फॉरेन टूरिस्ट काफी आ गया है। इसके वजह से भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है। तो इसके लिए लोकल पॉपुलेशंस का एक प्रॉब्लम है। तो दीज आर द सम, ये गवर्नमेंट का एक सॉल्यूशन में मैं कहीं पढ़ रहा था इंटरनेट में, ग्रेटर एंगेजमेंट ऑफ द कपल, मैरिड कपल। ये आइसोलेटेड लग रहा है और उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है बच्चा पैदा करने का। मतलब पॉपुलेशन वही कम सरकार होता की ये सारी जितनी भी आपने सीरीज गिनाई, ये सब कुछ सरकार की नाकामियां है, क्योंकि सरकार स्थिर ही नहीं है। एकदम। जब सरकार स्थिर नहीं एकदम। रहेगी तो ये सारी चीजें होगी। एक फाइनल कमेंट एकदम। कार्की जी मैं आपसे लेना चाहूंगा, शो को वाइंड अप करने का समय है। फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद फिर मैं आपसे लूंगा सर। फाइनल कमेंट 30 सेकंड प्लीज। वो वही है कि ये अवस्था अभी जितना वो लेट करेगा, जितना वो पड़ोसी के नाते से आप का देश भी लेट करेगा, तो स्थिति नियंत्रण बाहर में है। ये किस देश के क्या राज है इसके पीछे, वो कोई आदमी नहीं बोल सकता है। हम पत्रकार को नातों से हमारा रिपोर्टिंग रोज रोज पब्लिक टू पब्लिक में जो मिलता है, वो भी यही कह रहा है कि यह आंदोलन नेपाल में इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है। नेपाल में दरबार हत्याकांड का जो रोयल मैसेकर है, वो ऐसे टाइप के मिस्टीरियस वाला थे। अभी का आंदोलन भी बहुत मिस्टीरियस है। वो बांग्लादेश जैसे पैटर्न में है। तो यहाँ के हालत 25 साल के लिए देश वो नीचे गिरा है। तो यहाँ के अर्थतंत्र खत्म है। ये यहाँ के अर्थतंत्र खत्म होगा, यहाँ के कूटनीत लूटपाट शुरू होगा, तो भारत के लिए भी सुरक्षा के लिए बहुत चुनौती है। बिल्कुल वो कतई तो सही इसके नहीं लिए है, और हम भी यही तो चाहेंगे दूसरा कि चीज क्या है नेपाल कि में अमन यहाँ के शांति आए। व्यापार, जी यहाँ के व्यापारी जो है, भारत के भी व्यापारी होता है। यहाँ के व्यापारी का लोग का घर आग लग रहा है, वहाँ के इंडस्ट्री आग लग रहा है। तो ये भी बहुत सुरक्षा के लिए बहुत चुनौती है दोनों देश के लिए। और आपके और हमारे देश के बॉर्डर के लिए भी ये इनसिक्योर हो सकता है। तो ये सब चीज को ध्यान में नहीं रखें तो ये मेरा वो है कि 100% कुछ न कुछ हो सकता है। और नेपाल और भारत के रिश्ते में जो पवित्र रिलेशन है, इसमें भी इसके पीछे भी कुछ सेल्फिश घुस सकता है, और वो उसे खराब करने की हो कोशिश सकता भी है। करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कर्नल कुणाल जी 30 सेकंड, फिर वाइंड अप करूंगा। हमारा पहला एम तो होगा कि राजतंत्र आए और हिंदू राष्ट्र बने नेपाल। ये मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ, इंडिया के साथ हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हमारे रामायण का सीता वो नेपाल के हैं। हमारे बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध वो नेपाल में हैं। सो आवर रिलेशन विथ नेपाल काफी दिनों का है, मतलब हजारों साल का है। और ये कोई सुविधावादी आदमी या ये तोड़ नहीं सकता है। हम जानते हैं ये टेम्पररी है, और भारत का साथ नेपाल का रिलेशनशिप अटूट रहेगा।
बिल्कुल अटूट रहेगा और हम भी यही ईश्वर से कामना करेंगे कि जल्द से जल्द नेपाल में शांति आए, राजतंत्र एक बार आए और वहां पर जो भारत के साथ जो संबंध हमेशा मधुर रहे हैं नेपाल के, वो नेपाल के साथ हमेशा संबंध जो है वो मधुर रहे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।